एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। वे बहुत ही दयालु और ईमानदार किसान थे। उनका जीवन खेती पर निर्भर था और वे कठिन परिश्रम करके अपने छोटे से खेत में फसल उगाते थे। रमेश गांव वालों को अच्छी सलाह दिया करता था और गांव वाले रमेश की तारीफ किया करते थे। रमेश की अच्छी फसल और तारीफ सुनकर रमेश का पड़ोसी मोहन बहुत जलता था। मंगरुआ भाई, आपने इस साल मुझसे चावल की बोरियां नहीं खरीदी। हर साल तो अब तक खरीद लेते थे। क्या बात है? आप कहें तो कल आपके घर चावल की बोरियां भिजवा देता हूँ। आप हाथों हाथ पैसा भी भेज देना। कोई जरूरत नहीं है मोहन भाई। इस साल मैं रमेश से चावल की बोरियां खरीद लिया हूँ। पिछले साल तुम्हारे चावल की बोरियों में ढेर सारे कंकर थे। इस बार हमने तय किया कि हम रमेश से ही चावल लेंगे। उसके चावल साफ सुथरे होते हैं और वह गांव वालों को कुछ कम पैसों में भी चावल दे देता है। अगर पैसे ना हो तो उधार भी दे देता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो मंगरू भाई। रमेश एक बहुत अच्छा इंसान है। वह हमारी तकलीफों को समझता है। मेरे पास 50 रुपए कम थे, फिर भी उसने मुझे चावल दे दिया। रमेश निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करता था, चाहे वह कोई भी हो। एक दिन रमेश अपने खेत से काम करके लौट रहा था। उसने रास्ते में एक बूढ़ी काकी को देखा जो सिर पर बोझ रख के चल रही थी। भारी वजन से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रमेश ने जल्दी से काकी को आवाज देते हुए कहा, काकी, आप इधर कहाँ जा रही हो? बोझ ज्यादा भारी है, आप गिर जाएगी। इसे नीचे रखकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आपसे तो सही से चला भी नहीं जा रहा है और आपने इतना बड़ा बोझ क्यों लिया है? आपकी उम्र नहीं है यह सब काम करने की। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा बेटा? कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया है। घर में अकेले ही रहती हूँ। मेरा बेटा और बहू तो शहर चले गए हैं। अगर मैं यह सब नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पर काकी, मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। देखोगे भी कैसे बेटा? मैं इस गांव की नहीं हूँ। बगल वाले गांव में मंदिर के पास वाले घर में रहती हूँ। तो फिर आप यहाँ कैसे? क्या किसी रिश्तेदार यहाँ आई है? नहीं बेटा, भला ऐसे बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार मेरी मदद क्यों करेंगे? जब तक मेरे पति जिंदा थे वह इसी गांव में लकड़ियां लेने आया करते थे। यहाँ की लकड़ियां सूखी और कड़क होती हैं, जिसे आसानी से खाना बन जाता है। बस इसी को जमा करके रखती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। अगर मेरा बेटा मेरे पास होता तो मुझे यह सब करना नहीं पड़ता। ऐसा क्यों कह रही है काकी? क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ? चलिए, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। तुम तकलीफ मत करो। ऊपर वाले ने इतना बड़ा और मजबूत शरीर दिया है, अगर किसी जरूरतमंद की मदद ना कर सका तो फिर क्या फायदा? ऐसे शरीर का आप चलिए, यह बोझ में ले लेता हूँ। जी, आपको इतनी देर क्यों हो गई घर आने में? आप तो राजेश काका के यहाँ से पैसे लेने गए थे ना? क्या हुआ? उन्होंने फसल के पैसे दिए या नहीं? या फिर से आज भी कोई बहाना बना दिए? आपको तो सारा गांव मिलकर बेवकूफ बना देता है। आपसे अपने काम निकलवा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। सीमा, मैं राजेश काका के यहाँ से पैसे लेकर लौट ही रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी काकी मिली। वह लकड़ियां का एक गट्ठर लेकर जा रही थी। वजन के कारण उसके पैर कांप रहे थे। बस मुझे देखा नहीं गया और लकड़ियों का गट्ठर मैं उनके घर तक पहुंचा के आ गया। आपको क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने के लिए? ठीक है, अगर वह बुढ़िया परेशान थी, आप उनसे सहानुभूति दिखाकर घर भी लौट सकते थे ना, जैसे कि बाकी सब लोग करते हैं। क्या गांव में कोई और नहीं था बूढ़ी काकी की मदद के लिए? आप कब तक ऐसे ही लोगों की मदद के लिए खुद परेशान होते रहेंगे? चलिए ठीक है, मुझे पैसे दे दीजिए। कमरे के पीछे वाली खिड़की की मरम्मत करवानी है। शाम होते ही ठंडी हवा आने लगती है। पिंकी को सोने में परेशानी होती है। सीमा, वह पैसे तो मैंने काकी को ही दे दिया। देखो सीमा,
तुम नाराज मत होना। वह विधवा औरत है, घर में अकेले ही रहती है। मैं बस उनकी एक छोटी सी मदद करने की कोशिश की है। आप और आपकी मदद, क्या आपने सच में सारे पैसे बूढ़ी काकी को दे दिए? मैं तो आपसे परेशान हो गई हूँ। मुझे तो लगता है एक दिन आपकी ये आदत हमें रास्ते पर ले आएगी। इस तरह से चलता रहा तो एक दिन हमें लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी, और उस दिन हमारी मदद के लिए कौन आता है देखती हूँ मैं। ऐसा नहीं है सीमा, अगर हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। चलो, अब मैं खेतों में काम करने निकलता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रमेश की लोकप्रियता पूरे गांव में बढ़ती ही रहेगी। इस तरह तो लोग सिर्फ उससे ही अनाज लेंगे। अगर वह यूं ही लोगों को उधार पर चावल देता रहा तो मुझसे कौन खरीदेगा? मुझे इस रमेश से तो बात करनी ही होगी, वरना वह मेरा वर्षों का बना बनाया व्यापार कुछ दिनों में ही खत्म कर देगा। तभी रमेश खेतों से काम कर घर लौट रहा था। तब उसका पड़ोसी मोहन उससे कहता है, रमेश भाई, मैंने सुना है आप गांव वालों को उधार और कम पैसे में अनाज दे रहे हैं। देखिए, मेरा वर्षों का तजुर्बा यह कहता है कि इस तरह से तो आप कभी मुनाफा नहीं बना पाएंगे। आप एक काम करिए, आप भी मेरी तरह चावल में कंकड़ मिलाकर बेचिए। इस तरह आप कुछ पैसे खुद के लिए भी बचा सकेंगे, और गांव वालों का क्या है, वह तो आपसे कर्ज लेकर भूल जाएंगे। फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। धन्यवाद भाई, लेकिन मैं चावल में कंकर नहीं मिला सकता। ईमानदारी से बचे हुए कम पैसों में ही मैं खुश हूं, और गांव में जो लोग गरीब हैं, मैं बस उन्हें ही उधार दे रहा हूं। देखो भाई, मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन इस तरह बेईमानी से कमाया हुआ पैसा उतनी ही आसानी से खत्म हो जाता है। आप भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए, अब मैं चलता हूं। नदी के उस पार मुझे चावल की बोरियां पहुंचाना है। कुछ दिनों बाद एक दिन जब रमेश जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत परेशान और भूखा लग रहा था। भाई साहब, इस तरह जंगल में अकेले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी हालत भी ठीक नहीं लगती है। क्या बात है? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। दरअसल मैं इस जंगल के रास्ते अपना घर जा रहा था और मैं रास्ता भटक गया। फिर चलते चलते पता नहीं मैं जंगल के किस कोने में पहुंच गया था। वहां पर कुछ बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पास मौजूद सारा सामान लूट लिया। उन लोगों ने मेरे पास मौजूद सारा सामान ले लिया। मैं निहत्था रह गया। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं उनका मुकाबला करता। आप चिंता मत करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं यही पास में रहता हूँ। आप चलकर कुछ देर आराम कर लीजिए। तब तक मैं आपके घर पहुंचने का इंतजाम कर दूंगा। क्या कहा तुम्हारे घर? धन्यवाद तुम्हारा, लेकिन इस तरह मैं बस किसी सवारी या बैलगाड़ी का ही इंतजाम कर रहा था। शायद कोई मेरी मदद कर दे। तुमने मुझे मदद के लिए कहा, लेकिन मैं तुम्हारा घर जाऊंगा तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे भला क्या परेशानी होगी? आप निश्चिंत होकर चलिए। मेरी पत्नी सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपको भूख भी लगी होगी ना? ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो चलो। भूख के मारे लग रहा है कि चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। रमेश ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और फिर उसे अपने घर जाने का इंतजाम किया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपके गांव पहुंचाने का सारा इंतजाम हो चुका है। आप निश्चित होकर जाइए। तुमने मेरी बहुत मदद की है। जब तुमने मुझे अपने घर आने को कहा, तब मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम तो सच में मुझे अपने घर ले आए। मेरी प्रार्थना है तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें जो चाहिए जीवन में वह सब तुम्हें मिले। नहीं नहीं, मैं तो आप पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। दूसरों की मदद करके मुझे एक अलग खुशी प्राप्त होती है। अगर आप मेरी मदद का बदला देना चाहते हो तो आप भी किसी जरूरतमंद की मदद कर दिया कीजिएगा। इस तरह मैं समझूंगा मैं अपने काम में सफल रहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम अपनी इस नेकी के बदले मुझसे कुछ और भी मांग सकते थे, लेकिन तुम एक ईमानदार और स्वाभिमानी आदमी लगते हो। जो भी हो, जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा।
तुम्हारे उच्च विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जीते रहो बेटा। उम्मीद है तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी। बूढ़ा व्यक्ति रमेश को ढेरों दुआएं देकर विदा हुआ। भाई, फसल की अच्छी पैदावार के लिए आप भी मेरी तरह अच्छे बीजों का उपयोग करिए। देखिए, मैंने पिछले साल सबसे अच्छे प्रकार के बीज बोए थे और मुझे फसल बेचकर अच्छे पैसे भी मिले। भला हो रमेश भाई का, उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी। उनकी मदद की वजह से मैंने 4 पैसे ज्यादा कमा लिए। अब इस बार भी उन्हें बीजों को अपने खेतों में बो दूंगा। सुना है रमेश भाई ने कल एक मुसाफिर की मदद की है और बदले में कुछ भी नहीं लिया। सच में मानना पड़ेगा, रमेश हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। मैं भी कल उसके पास जाऊंगा अपनी फसल की अच्छी उपज के लिए सलाह लेने। इस तरह रमेश ने गांव वालों की मदद करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने इकट्ठे हुए और बोले, भाई रमेश सबकी बहुत मदद करता है, क्यों ना हम लोग सब मिलकर इस बार रमेश को ही गांव का मुखिया बना दिया जाए। हाँ भाई, एकदम सही बोल रहे हो। मदद के साथ साथ वह ईमानदार भी है। वह अगर गांव का मुखिया बन जाएगा तो हमारे गांव में पानी की साधन भी हो जाएंगे। सभी गांव वाले मिलकर फैसला किया कि इस बार गांव का मुखिया रमेश ही बनेगा। मुखिया जी, गांव के सभी लोग इस बार रमेश को मुखिया बनाने का फैसला कर रहे हैं। देख गोलू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस रमेश का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो मेरा क्या होगा। अगली सुबह रमेश अपने खेत से आ रहा था। तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने मिलकर रमेश को अच्छे से पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद कहा, तू 2 दिन के अंदर गांव छोड़कर चले जा, नहीं तो तेरे बीवी बच्चे को मैं खलास कर दूंगा। वह सब चले जाते हैं और इधर महेश दर्द से करारते हुए घर पहुंचता है। क्या हुआ जी? आपको चोट कैसे लगी है? क्या बताऊं सीमा, मैं खेत से घर वापस आ रहा था कि कुछ बदमाशों ने रास्ते में पता नहीं क्यों मुझे पीटने लगे। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर गांव छोड़ दो। अगर मैं 2 दिन में गांव नहीं छोड़ा तो तुम्हें और पिंकी को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ जी, क्या हुआ? आप तो बड़ा गांव वालों की मदद करते फिरते थे, आज क्यों नहीं आए? गांव वाले आपकी मदद करने के लिए मैं आपको हमेशा समझाती थी, पहले अपना देखिए फिर दूसरे का, पर आप तो मेरी एक नहीं सुनते। इस तरह से बोलकर सीमा चोट वाले जगह पर हल्दी लगा रही थी। तभी रमेश बोलता है, अरे सीमा, चोट वाले जगह पर सब मलहम लगाते हैं, तुम तो नमक छिड़क रही हो। अच्छा छोड़िए ये सब, पहले ये बताइए कि उन बदमाशों का क्या करना होगा? हाँ सीमा, मैं भी उन बदमाशों के बारे में ही सोच रहा था। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम पुलिस थाने में उन बदमाशों के बारे में रिपोर्ट कर दें, क्योंकि हम अपनी जमीन और घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और जाएंगे भी क्यों, क्या कसूर है मेरा? हाँ सीमा, आज ही हम लोग गांव के थाने में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं। और इधर रमेश का पड़ोसी मोहन यह सोचकर परेशान था कि अगर इस बार भी रमेश की फसल अच्छी हो गई तो गांव वाले सभी कोई रमेश से ही फसल खरीदेंगे। ऐसा क्या करूं जो गांव वालों रमेश से फसल ना खरीद कर सभी कोई मुझसे फसल खरीदे? क्यों ना हम रमेश की फसल बर्बाद कर दें। इधर रमेश गांव के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देता है। आप चिंता मत करो रमेश, मैं उन बदमाशों को शाम तक जेल खाने में डाल दूंगा। आप घर जाओ और आराम से रहो। इधर रमेश घर जाकर बड़ी उदास मन से लेट जाता है और शाम होते ही पुलिस उन बदमाशों को जेल में डाल देता है। उसकी अच्छी धुलाई करने के बाद पता चलता है कि यह काम मुखिया ने करवाया था। रुक बेटा मुखिया, तू अभी रात को आराम से सो ले, कल सुबह मैं तुझे जेल खाने में डालता हूँ। और इधर रमेश का पड़ोसी मोहन रात होने का इंतजार कर रहा था। आधी रात हो जाती है और सभी कोई सो जाते हैं। तभी मोहन रमेश के खेत में जाकर आग लगा देता है और चुपचाप से आकर सो जाता है। सीमा, आज मेरा खाना बांध दो, मैं खेत पर ही खा लूंगा, क्योंकि खेत पर आज कुछ ज्यादा ही काम है। बेचारा रमेश अपने खेत की फसल से बहुत खुश था, पर वह इस चीज से अनजान था कि उसकी खेत में फसल अब नहीं रहा।
जब वह खेत के समीप पहुंचता है तो हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कल तक तो सब ठीक था, फिर अचानक। रमेश ने बड़ी उदास मन से घर आ जाता है और सीमा से कहता है, सीमा, हमारी फसल में आग लग गई है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया था ना, फिर भगवान ने हमें यह दिन क्यों दिखला रहे हैं? और इधर पुलिस मुखिया को गांव से उठाकर जेल में डाल देता है और रमेश को खबर पहुंचा देता है। सीमा, मैं पुलिस थाने से होकर आता हूँ, पुलिस ने मुझे बुलाया है। रमेश पुलिस थाना जा ही रहा था कि रास्ते में उसे वह बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जिसे रमेश ने अपने घर पर खाना खिलाया था। बेटा, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरे दिन अभी बहुत बुरे चल रहे हैं। मेरे फसल के खेत में आग लग गई और दूसरी तरफ गांव के कुछ बनवासों से परेशान हूं। रमेश काका को यह सब बात कर वह पुलिस थाने पहुंचता है। जब वह मुखिया को पुलिस थाने में देखा है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी मुखिया बोलता है, रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जगह कोई ले, इसीलिए मैंने तुझे सिर्फ डराने धमकाने के लिए ऐसा किया था। प्लीज रमेश भाई, केस वापस ले लो ना, नहीं तो गांव वाले सभी कोई मेरे ऊपर थू थू करेंगे। मुखिया जी, मैं तो क्या, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता था। जब आप अपनी काम को ईमानदारी से करते तो, और रही केस वापस लेने की, तो मैं केस वापस लेने के लिए नहीं किया था। ये कहकर रमेश घर वापस आता है तो देखता है कि उसके घर पर बहुत सारे चावल के बोरियां रखे हुए हैं। हाँ हाँ, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मान गई हूँ कि आपने बुड्ढे काका की मदद की थी, इसलिए काका ने आपकी भी मदद की है। अच्छा, तो इसका मतलब यह चावल की बोरियां बूढ़े काका ने मेरे घर तक पहुंचाए हैं? हाँ जी, ये चावल की बोरियां बूढ़े काका ने पहुंचाए हैं। आप सही कहते थे जी कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो मुसीबत में हमें भी वो मदद करेंगे। अच्छा जी, पुलिस ने आपको क्यों बुलाई थी? सीमा, हमारे गांव के जो मुखिया है ना, उसी के कहने पर बदमाशों ने मुझे पीटा था। पर क्यों जी? मुखिया ने ऐसा क्यों करवाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रमेश ने सीमा को मुखिया बनने वाली बात बता देता है। अच्छा, तो इसका मतलब मुखिया को जलन होने लगता है। रमेश और सीमा की सारी बातें दरवाजे के पास चुपके से खड़े होकर मोहन सुन रहा था और गांव में जाकर सभी लोगों को मुखिया की हरकतों के बारे में बता देता है। अरे भाई, मुखिया तो सच में रमेश के साथ बहुत गलत किया है। हमें रमेश का साथ देना चाहिए, क्योंकि रमेश ने हम लोगों का हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया है। पर सीमा, इतने सारे चावल के बोरियां, ये अनाज तो मेरी मेहनत की कमाई नहीं है ना, इसलिए थोड़े अनाज अपने पास रखकर बाकी के अनाज गांव के गरीब लोगों को बांट देता हूँ। भगवान मुझे माफ कर देना। रमेश की फसल में आग लगने वाली बात किसी को मत पता चलने देना, तो यह रमेश मुखिया की तरह मुझे भी जेल में डलवा देगा। सिर्फ एक बार मेरी गलती माफ कर दो भगवान। आप तो एक बार सभी की गलती माफ करते हो ना। मैं अब यह सब काम कभी नहीं करूंगा। अगले दिन रमेश ने कुछ अनाज अपने पास रखकर बाकी के अनाज गांव में गरीब लोगों को बांट देता है। ये सब देखकर गांव वालों ने रमेश को मुखिया बना देते हैं। वहां खड़ा रमेश का पड़ोसी मोहन चुपचाप देखता ही रह जाता है। रमेश मुखिया बनकर गांव वालों की हर जरूरत को पूरा करने लगता है और गांव वाले भी रमेश को मुखिया बनाकर बहुत खुश होते हैं।